Hello and very good evening to my dear students and all the viewers of our channel. Welcome you all at my channel. आज हम लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का भाग 2 पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल देखा कि 1789 14 जुलाई के दिन कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसे फ्रांसीसी क्रांति का करार देती हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ कारण थे और उसके बाद की घटनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने देखा कि नेशनल असेंबली का गठन कर लिया जाता है और नेशनल असेंबली का गठन करने के बाद मजबूरन जो लुई 16वां शासक था उसे झुकना पड़ता है कि वो संवैधानिक राजतंत्र के तहत कार्य करेगा। लेकिन क्या सचमुच में संवैधानिक राजतंत्र लोगों के लिए उपयोगी था या नहीं था, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसे कि हम जानते हैं कि लुई 16वां जो है उसने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु ये उसने अनमने मन से किए थे। उसने प्रशा के राजा के साथ एक गुप्त संधि भी कर ली थी और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने फ्रांस में सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जिनसे शासक संधि कर रहा है उनके खिलाफ लोग यानी कि नेशनल असेंबली जो है वो युद्ध की घोषणा कर देती है। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया और उससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, देशभक्ति के तराने गाने लगे और आगे बढ़ने लगे मार्शले गीत के साथ, जो कि रोजेट द लॉयल के द्वारा लिखा गया था और पहली बार इसे स्वयं सेवियों ने जब पेरिस की ओर कूच कर रहे थे तब गाया था। बाद में चलकर यही फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को बहुत भारी क्षति भी हुई। पुरुष लगभग सारे ही मोर्चे पर चले गए और घर की जिम्मेवारी जो थी औरतों के कंधे पर आ गई। अब इस सिलसिले से लगता था कि क्रांति आगे बढ़ेगी, क्योंकि 1791 के संविधान में वोट का अधिकार और राजनीतिक अधिकार केवल अमीरों के पास थे, गरीबों के पास नहीं। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो संवैधानिक राजतंत्र तय किया गया था उसमें उसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो रहे थे जो कम से कम सप्ताह में 3 दिन का कर चुकाता था या फिर वो पुरुष हो। इसीलिए लोगों ने राजनीतिक क्लबों में अड्डे बनाकर वहां पर अपनी कार्य योजना पर बहस करने लगे और ऐसे ही क्लबों में एक सबसे सफल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। अब ये इस प्रकार का अड्डा बन गया था कि जो चाहता था कि वहां पर फ्रांस में महिलाएं और पुरुषों को जो थे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। महिलाएं भी काफी ज्यादा राजनीतिक अधिकारों को लेकर सक्रिय थी और वे भी अपने क्लब बना रही थी। जैकोबिन क्लब में आमतौर पर ऐसे लोग आते थे या जो तो छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, कहने का भाव अर्थ है छोटे मोटे नौकर, दिहाड़ी मजदूर, जो बहुत कम आमदनी वाले लोग थे, गरीब लोग थे, वो इसके सदस्य थे। और इनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर का एक अपना ही इंटरेस्टिंग सा इतिहास रहेगा जो इस लेसन में जान डालता है। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह ही धारीदार लंबी पतलून, जैसे हम यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, ऐसी पतलून डालने का निर्णय लिया। ये समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर पर जो घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस थे, उससे खुद को अलग करने के लिए किया गया था, क्योंकि आमतौर पर जो अमीर लोग थे वो घुटने तक की पैंट्स को डालते थे और इनकी जो पैंट्स थी वो पैरों तक थी और ये धारीदार थी। उसके बाद है कुछ महिलाएं थी, महिलाएं भी ऐसे ड्रेसेस डालती थी, लेकिन वे लाल रंग की टोपी नहीं पहनती थी क्योंकि लाल रंग की टोपी पुरुष डालते थे। जैकोबिनों को जो जैकोबन थे इनको सोकुलात भी कहा गया। क्यों कहा गया सोक्लोत, जिसका अर्थ है बिना उतरने वाले
क्योंकि ये लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर हिंसक विद्रोह करने की योजनाएं बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार दिया, खुद राजा को कई घंटे तक बंदी बनाए रखा। उसके बाद असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया, नए चुनाव करवाए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे किसी के पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन खाली हाथ रही तो कौन रही? महिलाएं। नवनिर्वाचित असेंबली को नया नाम दे दिया गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस में आ जाता है गणतंत्र। गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र क्या है? जिसका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। मतलब अब कोई राजशाही नहीं रही। आप कुछ ऐसे गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि वो कैसे गणतंत्र बने। लुई 16वें को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी ही उसकी रानी मेरी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। फिर है आतंक का राज। देखिए, गणतंत्र आ गया लेकिन आतंक युग नहीं गया। आतंक का युग अभी भी चल रहा है। कैसे? 1793 में से लेकर 1794 तक के समय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर यहाँ पूछा जाता है कि आतंक का युग किसे कहा जाता है? 1793 से लेकर 1794 तक के समय को। जबकि आपको देखिए कि लुई 16वें को जो है 1793 में फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आतंक का युग खत्म नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग होगा। अब इस हिसाब से क्या था कि गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, मतलब जो गणतंत्र नहीं चाहते थे, जैसे कि कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनकी कार्यशैली से जो असहमत थे या पार्टी के सदस्य, उन सभी को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय कहती थी कि ये सभी लोग दोषी हैं तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या है? 2 खंभों के बीच लटकती हुई मशीन है जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। क्योंकि इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम भी गिलोटिन मशीन रख दिया गया। रोबेस्पियर, जो कि जैकोबिन का नेता था, उसने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी। राशनिंग का अर्थ होता है कि राशन की दुकानों पर, डिपो पर उन्हें सस्ते रेटों पर लोगों को उपलब्ध कराया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानसूर यानी कि महाशय और मदाम यानी कि महोदया के स्थान पर अब सभी के लिए महिलाओं को सितोयन यानी कि नागरिक और सितोयिन यानी कि नागरिका, पुरुषों को सितोएन और महिलाओं को सितोइन के नाम से पुकारा जाने लगा। अब चर्च भी बंद कर दिए गए और उनके भवनों को बैरक, बैरक का अर्थ है किसी छावनी में या दफ्तर में बदल दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतने सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय के द्वारा उसे भी दोषी ठहरा दिया गया और लीजिए अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब अगर देखा जाए तो ये जो आपके सामने चित्र है, ये कुछ इसी प्रकार का है जहां पर क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए और उसके लिए उत्सवों का आयोजन किया जाता था। उसके बाद है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, क्योंकि अब रोबेस्पियर का शासन भी जा चुका है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। किसके पास आ गई? मध्य वर्ग के
संपन्न तबके के पास। ठीक है, सबसे पहले देखिए लुई 16वें का शासन, फिर नेशनल असेंबली ने संवैधानिक राजतंत्र का शासन शुरू किया, फिर नेशनल असेंबली ने एक नया शासन जिसे कन्वेंशन कहा गया उसका शासन शुरू होता है। कन्वेंशन में क्या आता है, रोबेस्पियर का शासन शुरू हो जाता है, लेकिन रोबेस्पियर ने बहुत सख्ती से शासन किया, इसीलिए उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। तो अब जैकोबिन सरकार का पतन होने के बाद पूरी शासन व्यवस्था जो है वो किसके हाथों में आ जाती है, फ्रांस के मध्य वर्ग के संपन्न तबके के बीच। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है और संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान होता है। अब 2 विधान परिषद होंगी, इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी कहा गया को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल में एक व्यक्तिगत केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, क्योंकि जैकोबिन ने हालांकि गरीबों की मदद तो की, लेकिन वो केंद्रीकृत कार्यपालिका थी जिसमें सारे के सारे जो फैसले थे वो रोबेस्पियर के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन डायरेक्टरी में क्या था, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद में होता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने। ये ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। अब हमने जैसे देखा था कि समय समय पर मताधिकार के लिए जो पुरुष थे उन्हें मताधिकार और राजनीतिक अधिकार मिल रहे थे, लेकिन नहीं मिला था तो किसको नहीं मिला, महिलाओं को। जबकि महिलाओं ने भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, उन्होंने भी क्रांतियों में भाग लिया, वे भी पेरिस के वर्साई में जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सक्रिय सदस्य के रूप में या फिर राजनीतिक अधिकारों के रूप में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कार्य करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़े धोना या बाजारों में फल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में नौकरों के रूप में कार्य करना। लेकिन पढ़ाई लिखाई और व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके तो नहीं थे, केवल कुलीनों की लड़कियों और तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियों ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना। ये सब वो मजदूरी तो कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक अधिकार और समानता के साथ नहीं जी सकती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और चर्चा करने के लिए काफी राजनीतिक क्लब भी शुरू किए, अखबार भी निकाले। लगभग फ्रांस में 60 क्लब ऐसे अस्तित्व में थे, उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सबसे मशहूर क्लब था। इसकी मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, जबकि पुरुष जिसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, अगर वो गरीब भी है तब भी उसे मताधिकार मिला हुआ है। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए, जैसे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों की स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी, परंतु अब भी वे अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर पाती थी। शादी को संवैधानिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के अनुसार उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, मर्द और दोनों ही अपनी अर्जी देने का अधिकार रखते थे। औरतें अब व्यवसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी, छोटे मोटे कार्य भी कर सकती थी, व्यवसाय भी चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी था। आतंक राज के दौरान यानी कि 1793 से 1794 के बीच महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून भी बना दिया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कईयों को तो गिलोटिन तक पे चढ़ा दिया गया। बताइए, ऐसा रोबेस्पियर
क्या समाज के लिए हितकारी हो सकता है? मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा और इस प्रकार का उनका संघर्ष जो था वो तभी पूरा हो पाया जब उन्हें 1946 में मताधिकार हासिल हुआ। ये बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। और ऐसे ही एक महिला का नाम है ओलंपिक घोष। ये उन सारी क्रांतिकारी महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उसके बाद है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं के आपूर्ति करता थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्य बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज लेकर जाते थे और वहां से वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग दिया जाता था या फिर हथकड़ियां डालकर उन्हें 3 माह की लंबी यात्रा के बाद जहाजों में ठूंस दिया जाता था। बगान मालिकों को बेच दिया जाता था और उसके बाद वे यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। बोर्दे और नान्ते, ये आप याद कर लीजिए, ये दोनों क्या है? बंदरगाहें हैं जिनके जरिए दास व्यापार होता था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार के ऊपर किसी ने ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की क्योंकि ये अमीर व्यापारियों के अंडर आते थे। लेकिन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1794 में दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत एक छोटी सी अवधि तक ही लेकिन यह कानून लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी और बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, यह अपमानजनक शब्द है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि अफ्रीका में जो लोग थे जिन्हें गुलाम बनाकर लाया जाता था उन्हें निग्रो कहा जाता था। फिर है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, मतलब हमें इस क्रांति से हमारे रोजाना जीवन में क्या कुछ मिला। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। ये क्या था? प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था। परंतु अब ये कभी भी बिना किसी परमिशन के छप सकते थे। किसी को भी बोलने का, भाषण देने का, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जो कि न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव तक पहुंच गई। अब इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो चुकी थी कि फ्रांस में कोई भी व्यक्ति राजा के ऊपर या गणतंत्र के ऊपर अपनी टीका टिप्पणी कर सकता था। प्रिंट माध्यम के उपयोग से अब लोग अपने दृष्टिकोण रखने लगे। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था, बाकी तो इसे पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय भी शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर वहां नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था
उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की समान प्रणाली चलाई, लेकिन साथ में राजतंत्र भी आया। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता मानते थे, उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार होती है और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले इस क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी बाद सामने आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि सारे यूरोप और पूरे विश्व के लिए जो थी एक महत्वपूर्ण विरासत थी। कैसे वहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार निकलकर पूरे विश्व में पहुंच जाते हैं और यही विचार जो है आगे चलकर भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे महान क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के विचारों को भी प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन पूरा होता है। आई होप कि आपने इसको काफी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।